हम बात करेंगे इस साल की सबसे बड़ी मूवी कल की 2898 एडी की, जो कि एक कमाल की मूवी है। तो मूवी का स्टार्ट होता है आज के कई हजार साल पहले से, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। हम देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया होता है और अश्वत्थामा को छोड़कर सारे लोग मारे जा चुके हैं। अश्वत्थामा का रोल अमिताभ बच्चन जी ने किया है। यहाँ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा को युद्ध के एंड में रियलाइज होता है कि पांडवों ने उनके पिता द्रोणाचार्य की भी हत्या कर दी है। इससे गुस्से में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है और अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी जो प्रेग्नेंट होती है उसके पेट पर चला देता है, जिससे उसके बच्चे की पेट में ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और भगवान अश्वत्थामा की बहुत पिटाई करने के बाद उसे श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा और बेशक वो मरने की भीख मांगेगा, लेकिन जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा उसकी सांसें तब तक चलती रहेगी। ये सब सुनकर अश्वत्थामा को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता है। तब श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि आने वाला युग कलयुग है और उसी कलयुग में कली नाम का राक्षस होगा जो इतना शक्तिशाली होगा कि सारी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण फिर से जन्म लेंगे। उनके उस अवतार का नाम कल्कि अवतार होगा। लेकिन भगवान कल्कि जिस माता के गर्भ से जन्म लेने वाले होंगे, कली उस माता को जन्म लेने से रोकेगा ताकि भगवान का जन्म ना हो सके। और उसी समय अश्वत्थामा को उनकी मदद करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि कल्कि भगवान का जन्म हो जाए। अभी ये सब होने के बाद ही 6000 साल बीत जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत भी हो गई है और इस कलयुग में जिसने भी जन्म लिया उन सभी लोगों ने खुद को इवॉल्व किया। अब वो सब काफी ज्यादा डेवलप हुए और उन्होंने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज भी बना ली। अपनी सिक्योरिटी के काफी ज्यादा एडवांस हथियारों को भी बना लिया, लेकिन क्योंकि कलयुग के इंसानों के अंदर केवल नफरत और गुस्सा है तो वो सब आपस में लड़ने लगे। इन लड़ाइयों से लगभग सारी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और दुनिया में केवल एक ही शहर बचा है जो जीने लायक है और इस शहर का नाम है काशी, जो भारत में है। काशी दुनिया का पहला शहर है। मतलब जब मानव सभ्यता बसना शुरू हुई थी तब उस समय काशी ही सबसे पहले बसाया गया था। काशी के अलावा एक और शहर भी है जो जीने के लायक है और उस शहर का नाम है शंबाला। लेकिन मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंबाला कहाँ पर है। ये एक सीक्रेट शहर है और शंबाला में रहने वाले लोग ही इस शहर के बारे में जानते हैं। अब काशी शहर के अंदर हम देखते हैं कि काशी में बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सब लोग गरीब। जो भी लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। काशी शहर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत बड़ी जगह है जो देखने में एक उल्टे ट्रायंगल जैसा दिखता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नाम की जगह काफी बड़ी है और इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ हवा, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, नदियाँ, इस तरह की सारी चीजें हैं। इसीलिए जो भी अमीर लोग हैं वो सारे इसके अंदर रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को बेहद सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है और यहाँ के हेड को सुप्रीम कहा जाता है। पूरा नाम कहें तो सुप्रीम यास्किन। जो ये सुप्रीम यास्किन है ये न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स पर राज करता है बल्कि ये सब मैनेज करने के लिए इसके पास पूरी आर्मी है और इस आर्मी के सोल्जर्स इसके कहने पर सारे काम भी करते हैं। इस सब को मैनेज करने के लिए आर्मी का एक कमांडर भी है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स और पूरे काशी शहर के अंदर डॉलर या रुपीस जैसी कोई करेंसी नहीं चलती, बल्कि यहाँ जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं। इसीलिए जो भी रिच आदमी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना चाहता है उसे यहाँ रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं। लेकिन इतने ज्यादा यूनिट्स किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, लेकिन वो सब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना जरूर देखते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार प्रभास की, जिनका मूवी के अंदर नाम है भैरवा। हम देखते हैं कि भैरवा काशी शहर में ही रहता है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला ही रहता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर भी है और लड़ने के बहुत से अलग अलग तरीके जानता है। भैरवा एक काफी अच्छा इंसान भी है, लेकिन उसका भी एक सपना है कि एक दिन वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर मजे की जिंदगी बिताए। लेकिन अंदर जाने के लिए भैरवा के पास 1 मिलियन यूनिट्स नहीं है, बल्कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो दूसरों से यूनिट्स मांग मांग कर उधारी पर जीता है और टाइम से कभी उधारी नहीं चुकाता। हालांकि एक दिन हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर शंबाला का एक स्पाई घुस जाता है, इसीलिए उसे कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं।
क्योंकि शंबाला से जो भी स्पाई या इंसान काशी शहर में घुस जाए और उन्हें पकड़कर कॉम्प्लेक्स को सौंपा जाए तो वहाँ की आर्मी का कमांडर उस आदमी को काफी बड़ा इनाम देता है। इसीलिए भैरवा जैसे ही उन गुंडों को देखता है तो वो उन सबको पीट कर शंबाला के स्पाई को पकड़ लेता है। हालांकि उसे पकड़ने के बाद भैरवा को रियलाइज होता है कि वो तो शंबाला का एक आम आदमी है जो यहाँ बस कॉम्प्लेक्स की तहकीकात करने के लिए आया है। लेकिन भैरवा उसकी बात नहीं मानता, उसे अपने घर में कैद कर लेता है ताकि कुछ टाइम बाद वो उसे कॉम्प्लेक्स को सौंप दे और इनाम के तौर पर उसे 10,000 यूनिट्स मिल जाए। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है दिशा पटानी की, जिसका इस मूवी में नाम रॉक्सी होता है और ये मूवी में भैरवा की गर्लफ्रेंड का रोल कर रही है। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तो हमें पता चलता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा है और उससे भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। इस सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है और उसे कल से कॉम्प्लेक्स में जाकर साफ सफाई का काम करना है। ऐसे ही भैरवा कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है तो वो रॉक्सी से कहता है कि कल वो बस एक दिन के लिए उसे भी अपने साथ लेकर जाए क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखना चाहता था। इस पर रॉक्सी एग्री हो जाती है और भैरवा को अपने साथ ले आती है। अंदर आकर भैरवा बहुत खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि कॉम्प्लेक्स अंदर से बहुत सुंदर है। वहाँ साफ पानी और खाना भी है, नदियाँ और जंगल हैं। ये सब देखकर भैरवा पागल हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सोल्जर्स के हाथों पकड़ा जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए भैरवा की ख्वाहिश दुगनी हो जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर ही रहेगा और वहीं जिंदगी गुजारेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा कॉम्प्लेक्स के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ी सी लैब होती है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है और साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके बाद ही कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम दिखाया जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम ही कली है और इस समय कली बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसका शरीर बिल्कुल पतला दुबला है, साथ ही उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है। कली अपने आप को ठीक करने और अपनी शक्तियों को वापस पाना चाहता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि कली इंसानों से नफरत करता है क्योंकि इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कलियुग के इन 6000 सालों में इंसानों ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। इसीलिए कली सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन इसके पहले वो खुद को ठीक करके पावरफुल बनाना चाहता है। इसके लिए कली को एक सीरम की जरूरत है, जो सीरम एक प्रेग्नेंट औरत के पेट से निकाला जा सकता है। इसी के लिए कली ने एक बड़ी सी लैब बनाई हुई होती है जिसमें शहर के सारे टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं। कली के सोल्जर्स लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं और उन सबको लैब के अंदर कैद करके रखते हैं। इसके बाद वो इन लड़कियों को सीडिंग करता है। सीडिंग लड़कियों को प्रेग्नेंट करने का एक साइंटिफिक तरीका है। ये एक अलग ही तरह का प्रोसेस होता है। हालांकि हम देखते हैं कि इस प्रोसेस से सारी की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, इसीलिए जो भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है उन्हें अलग ही जगह पर रखा जाता है जहाँ इनके रहने और खाने का बहुत ही बढ़िया इंतजाम होता है। लेकिन जो लड़कियाँ सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती उन लड़कियों को लैब में गुलाम बना लिया जाता है। ये गुलाम लड़कियां ही प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा करती हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है वो ऐसी प्रेग्नेंट औरत के पेट से निकल सकता है जो 121 दिन से ज्यादा दिनों से प्रेग्नेंट हो, यानी कम से कम 4 महीने से ज्यादा टाइम से। लेकिन इस लैब में सीडिंग प्रोसेस से जिन भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है वो 90 या 91 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाती, मतलब उन सबकी 3 महीने में ही मौत हो जाती है। लेकिन तब भी कली लगातार इस प्रोसेस को जारी रखता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन ऐसी लड़की मिल जाएगी जो 4 महीने से ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट हो पाएगी और उसे सीरम मिल जाएगा। अब यहाँ हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं जो लैब में पकड़ी गई लड़कियों में से ही एक होती है और वो उन लड़कियों में से एक थी जो सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी और इसीलिए वो यहाँ पर एक गुलाम की तरह काम करती थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जब बहुत छोटी थी उसी टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर भेज दिया था। यहाँ पर दीपिका पादुकोण का नाम सम 80 होता है, यानी कि SUM80। हालांकि कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि सम 80 5 महीनों की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपाई हुई होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक सोल्जर को पता लग जाता है कि सम 80 प्रेग्नेंट है और वो तुरंत ये बात जाकर कमांडर को बता भी देता है। उसी वक्त लैब वाले उसे पकड़कर एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं और उसके पेट से सीरम को निकालने की कोशिश करते हैं। वो सीरम को निकाल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही एक बूंद सीरम बाहर आता है मशीन रुक जाती है। यहाँ पावर सप्लाई बंद हो गई थी, लाइट्स जलने और बंद होने लगती है
आसपास की सभी चीजें हिलने लगती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर होता है और वहाँ पर अश्वत्थामा होता है। वैसे तो अश्वत्थामा काफी समय से ध्यान में होता है, लेकिन इस टाइम पर उसकी आंखें खुलती हैं और उसे महसूस हो जाता है कि कल की भगवान जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए भगवान उसे संकेत दे रहे हैं कि वो उनके जन्म लेने में कोई बाधा ना आने दे। इसीलिए अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाते हैं और उस औरत को ढूंढने लगते हैं जो औरत कल की भगवान को जन्म देने वाली है। और असल में जो औरत भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण ही है। अब सीन वापस लैब में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस मशीन में दीपिका होती है उसी मशीन के अंदर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि दीपिका की तरह ही एक स्लेव थी और वो दीपिका को वहाँ से निकाल लेती है और वो खुद एक खुफिया रास्ते से होते हुए नीचे आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद ही वो दीपिका को बताती है कि वो असल में शंबाला की एक स्पाई है और वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ रहकर वो सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो इस सब की जानकारी शंबाला को बता सके। इसके बाद ही दीपिका को गेट के पास ले आती है और बताती है कि यहाँ पर एक खुफिया गेट है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो ये भी बताती है कि उसने शंबाला के दोस्तों को सिग्नल भेज दिया है जो यहाँ आकर दीपिका को सीधा शंबाला ले जाएंगे जहाँ पर दीपिका बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। दीपिका उससे पूछती है कि वो ये सब उसके लिए क्यों कर रही है तो वो दीपिका को बताती है कि असल में शंबाला एक बहुत ही पवित्र शहर है और वहाँ पर हम सबका ये मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि कल की भगवान को, जो जन्म लेकर सारे इंसानों का भला करेंगे। इसी उम्मीद पर हमारा शंबाला शहर जी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो औरत हो जो भगवान को जन्म देने वाली है। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद ही वो दीपिका पादुकोण से कहती है कि यहाँ से बाहर निकल जाए और उसके पीछे सोल्जर्स ना आए, इसीलिए वो यहीं रुकेगी। ये सुनकर दीपिका वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो देखती है कि उसके सामने शंबाला के 3 एजेंट्स होते हैं जो दीपिका को ले जाने के लिए बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। ये तीनों जल्दी से दीपिका को बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी शंबाला पहुँचने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब कॉम्प्लेक्स के कमांडर को ये पता लग जाता है कि सम 80 यानी दीपिका वहाँ से निकल चुकी है, इसीलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को उसके पीछे लगा देता है। साथ ही वो शहर में अनाउंसमेंट भी करवा देता है कि जो भी सम 80 को पकड़ कर लाएगा उसे 5 मिलियन यूनिट्स दिए जाएंगे। इस ऑफर को भैरवा भी देखता है और सोचता है कि अगर उसे 5 मिलियन यूनिट्स मिल गए तो आराम से भी कॉम्प्लेक्स में रह सकेगा। इसलिए वो भी सम 80 यानी दीपिका की तलाश में निकल जाता है। इधर जो 3 लोग दीपिका को शंबाला लेकर जा रहे थे हम उनके बारे में भी जानते हैं। इनका नाम वीरान और कायरा होता है और उनके साथ ही उनका एक साथी भी होता है। यहाँ पर कायरा दीपिका से उसका नाम पूछती है। अब वो कहती है कि मेरा नाम सम 80 है। तब कायरा उससे कहती है कि तुम्हारा नाम सम 80 की जगह सुमति रख लेना चाहिए और दीपिका अपना नाम बदलकर सुमति रख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स इन्हें ढूंढ लेते हैं और वो इन लोगों पर अटैक कर कर सुमति को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ एंट्री होती है अश्वत्थामा की। वो जैसे ही यहाँ आते हैं सारे सोल्जर्स को पीट कर उनकी छुट्टी कर देते हैं और सुमति को बचा लेते हैं। वो सुमति से कहते हैं कि अब से वो ही उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्द वो भगवान को जन्म देने वाली है। उसी समय पर वहाँ पर भैरवा भी आ जाता है और वो सुमति को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा के बीच फाइट होती है। इसी फाइट में अश्वत्थामा ने भैरवा को उठाकर पटक दिया और उसे बुरी तरह से हरा भी दिया। इसके बाद वो सुमति को लेकर शंबाला के लिए निकल जाते हैं। कमांडर को जैसे ही पता चलता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी वैसे ही वो अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहाँ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हुई थी। वहाँ पर आकर वो देखता है कि वहाँ तो उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी थी। इसके साथ ही वहाँ पर भैरवा भी पड़ा हुआ है। यहाँ कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भैरवा कमांडर को बताता है कि जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे उसने ये सुना था कि वो लोग शंबाला जा रहे हैं और कोई नहीं जानता कि शंबाला कहाँ पर है, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान है जो शंबाला जा सकता है। इसीलिए अगर कमांडर उसे एक मौका देंगे तो वो उनके लिए सुमति को ले आएगा। भैरवा की ये बात मानकर कमांडर उसे एक मौका देते हैं और भैरवा से कहते हैं कि अगर वो सुमति को वापस ले आएगा तो वो उसे खुद कॉम्प्लेक्स में एंट्री देंगे। इसके बाद भैरवा सीधे घर आता है और घर आकर शंबाला की उस स्पाई को आजाद कर देता है जिसे उसने आज से काफी टाइम पहले पकड़ा था। उसे आजाद करके भैरवा उसे अपने ट्रैप में फंसाता है।
भैरवा उससे झूठ बोलता है कि कॉम्प्लेक्स वाले अब कभी भी मुझे वहाँ एंट्री नहीं देंगे, इसीलिए किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं तुमको आजाद कर रहा हूँ। इस बात पर शंबाला का स्पाई भैरवा से कहता है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने की ज्यादा सोचनी भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसके साथ शंबाला जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा शहर है और कॉम्प्लेक्स वाले बहुत ही बुरे इंसान हैं। ये सुनकर भैरवा शंबाला जाने को एग्री हो जाता है, क्योंकि ये उसके प्लान का ही हिस्सा होता है। इसके बाद वो दोनों शंबाला चले जाते हैं। शंबाला पहुंचते ही भैरवा अपने साथ आए शंबाला के स्पाई को बेहोश करके सीधा सुमति के पास आ जाता है। यहाँ आकर भैरवा अश्वत्थामा का रूप ले लेता है और सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे अश्वत्थामा घेर लेता है और यहाँ पर फिर अश्वत्थामा और भैरवा के बीच फाइट होती है। लेकिन क्योंकि इस बार भैरवा बहुत अच्छी तैयारी करके आया था, इसीलिए वो अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। फाइट के दौरान ही हम देखते हैं कि शंबाला के पास अपनी बड़ी सी सेना को लेकर कॉम्प्लेक्स का कमांडर भी आ जाता है और वहाँ पर अटैक करके सीधा शंबाला के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर शंबाला और कॉम्प्लेक्स के सैनिकों के बीच एक बहुत ही बड़ी सी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने सैनिकों के साथ मिलकर शंबाला के सैनिकों को बुरी तरह मार रहा होता है। इस समय हम ये भी देखते हैं कि अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो उसका नहीं बल्कि कर्ण का हथियार है। अचानक से वो हथियार अश्वत्थामा के हाथ से गिरकर भैरवा के हाथ में आ जाता है। भैरवा के हाथ में आते ही वो हथियार चमकने लगता है और भैरवा की पावर भी बढ़ जाती है। यहाँ पर फ्लैशबैक आता है, इससे हमें पता चलता है कि भैरवा ही महाभारत के समय का अर्जुन है और उसकी अर्जुन वाली पावर्स भी जाग चुकी हैं। अब भैरवा सीधे कमांडर के सारे सैनिकों से लड़ने लगता है और वो एक एक करके सारे सैनिकों को मार देता है। एंड में वो कमांडर को भी मार देता है। इस तरह से वो सुमति को बचा भी लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हथियार हाथ से छोड़ता है तो हम देखते हैं कि वो वापस भैरवा बन जाता है, यानी वही भैरवा जिसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है। इसीलिए वो सीधा सुमति को उठाता है और उसे अपनी गाड़ी में लेकर बैठ जाता है। गाड़ी लेकर वो शंबाला से निकल जाता है। अश्वत्थामा भैरवा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और भैरवा सुमति को लेकर निकल जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जहां हम कली को देखते हैं। आपको याद हो तो जिस टाइम पर दीपिका के पेट से सीरम निकाला जा रहा था तो एक बूंद सीरम निकलने के बाद मशीन बंद हुई थी। उसी एक बूंद सीरम को सीधा कली के हाथ में दे दिया जाता है और कली उसे अपनी बॉडी में डाल लेता है। उस एक ही बूंद से कली की दुबली पतली बॉडी बिल्कुल पावरफुल हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद कली फैसला करता है कि उसे बाकी का सारा सीरम भी चाहिए। वो खुद ही सुमति को ढूंढकर सारा सीरम निकाल लेगा। सारा सीरम मिल जाने के बाद कली इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। हालांकि ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि आगे की कहानी में क्या हुआ है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे इसी तरह की मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।